जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। यह मुठभेड़ कुलगाम के रेडवानी इलाके में हो रही है। पुलिस के मुताबिक कुलगाम के रेडवानी इलाके में 2 से 3 आतंकियों में छिपे होने की आशंका है, जिसको लेकर पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर मोर्चा संभाला हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच यह तीसरी मुठभेड़ है, जिसमें गुरुवार को दक्षिणी कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए थे। मामले में पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले में जोरदार इलाके में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू कर दिया था और आतंकवादियों को द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाने से अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया और आखिरी रिपोर्ट्स मिलने तक सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी मारे गए थे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और कुलगांव के पास फिर से आतंकी मुठभेड़ सामने आई है। 24 घंटे में यह तीसरा एनकाउंटर हुआ है। इसमें लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी मारे गए हैं और इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। 24 घंटे में यह तीसरा एनकाउंटर हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव ये मुठभेड़ हुई है और एक सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ अभी चल रही है। यह मुठभेड़ कुलगाम के रेडवानी इलाके में हो रही है। पुलिस के मुताबिक कुलगाम के रेडवानी इलाके में 2 से 3 आतंकियों छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। पिछले 24 घंटे में यह तीसरी मुठभेड़ है जब आतंकियों के बीच से यह तीसरी मुठभेड़ है, जिसमें गुरुवार को दक्षिणी कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए थे। आपको बताते चलें कि ये जानकारी हमें मिली है और सूत्रों के हवाले से यह जानकारी हमें मिली है कि ये 24 घंटे में तीसरा एनकाउंटर है और अभी तक जम्मू कश्मीर में ये मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है और आतंकियों और 24 घंटे में ये तीसरा मुठभेड़ का मामला सामने आया है। सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि इसमें 2 से 3 आतंकी छुपे होने की बात सामने आ रही है। देश में पहली बार भोपाल एम्स में हुए कोविड सबों के पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट सामने आई है, जानकार के अनुसार हैरान कर देने वाली है। भोपाल एम्स में 21 कोविड सबों की ऑटोप्सी के बाद खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस ने न सिर्फ फेफड़े बल्कि किडनी, ब्रेन, पैंक्रियास, लीवर और हार्ट तक पहुंचकर अपना घातक असर दिखाया है। भोपाल एम्स की स्टडी से बात करें तो ये खुलासा हुआ है कि मौत के 20 घंटे बाद तक कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के शरीर में पाया गया और मृतक व्यक्ति RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। आपको बता दें भोपाल के एम्स में ये खुलासा हुआ है कि ये वायरस इतना खतरनाक है कि ये फेफड़े समेत किडनी, ब्रेन और पैनक्रियास पर भी असर कर रहा है। आपको बता दें कि भोपाल एम्स के जानकारों और डॉक्टरों ने ये बात जताई है और ये बताया गया है कि इसमें ये वायरस इतना खतरनाक है कि ये लोगों के फेफड़ों, किडनी और ब्रेन जैसे, पैनक्रियास जैसे चीज़ों पर ये असर कर रहा है और ये काफ़ी घातक बताया जा रहा है। ये कोरोना का ये वेरिएंट काफ़ी घातक बताया जा रहा है, जिसमें फेफड़े समेत किडनी, पैनक्रियास और लीवर पर ये डायरेक्ट असर कर रहा है। इससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में जान जाने की आशंका भी ज़्यादा जताई जा रही है। आपको बता दें भोपाल के एम्स ने ये जानकारी साझा की है कि उनकी स्टडी के मुताबिक ये पता चला है कि ये वायरस बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है। ये वायरस फेफड़े समेत किडनी, लीवर, पैनक्रियास जैसे पर असर करता है और जिसपे लोगों की जान जाने की आशंका बढ़ जाती है। पेट्रोलियम मंत्री के तौर पर हरदीप सिंह पुरी के पदभार संभालने के बाद आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। हालांकि इसके बावजूद कीमतों के लगातार बढ़ने से पेट्रोल और डीजल के भाव ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। ईंधन की कीमत स्थिर रहने के बाद दिल्ली में पेट्रोल 100.56 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.62
₹2 प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं आधे से ज़्यादा देश में पहले ही ₹100 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है और पेट्रोल की कीमत मुंबई में ₹106.59 प्रति लीटर है और डीजल की कीमत ₹97.18 प्रति लीटर है। आपको बता दें कि ये पेट्रोल डीजल के दाम ऐतिहासिक ऊंचाई पार कर चुके हैं और करीब ₹100 और ₹104 के ये दाम पहुंच गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम ₹100.56 पहुंच चुके हैं और ये लगातार पेट्रोल डीजल पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। आम आदमी की जेब पर इस पर भारी असर पड़ रहा है, जबकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ने से और रोजमर्रा की चीजों पर भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कार्यभार संभालते ही एक्शन में दिख रहे हैं। उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों का काम का समय बदल दिया है। रेलवे कर्मचारी और अधिकारी अब से 2 शिफ्टों में काम करेंगे। पहली शिफ्ट सुबह 7 से 4 बजे तक होगी और जबकि दूसरी शिफ्ट 3 बजे से रात 12 बजे तक ही होगी। उन्होंने कहा है कि पहले बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड रेल नेटवर्क के साथ रेलवे भूमि का व्यावसायिक विकास हाउस जिम्मेदार है और उन्होंने गुरुवार को कार्यभार संभालने के बाद कहा है कि रेलवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का अहम हिस्सा है। रेलवे के जरिए लोगों के जीवन को बदलना है और ताकि आम आदमी, किसान, गरीब और इसका लाभ उठा सकें। आपको बता दें कि अपना कार्यभार संभालने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काफ़ी स्थिर दिख रहे हैं और वे अपने काम को लेकर काफ़ी जागरूक दिख रहे हैं। उन्होंने पहले ही स्टार्टिंग से ही उन्होंने शपथ लेने के बाद ही यहाँ का कार्यभार संभाल लिया है और उन्होंने रेलवे के नए नियम भी निकाल दिए हैं कि वहाँ के लोगों की 2 शिफ्टें लगाई गई हैं, एक डे और एक नाइट शिफ्ट लगाई गई है। महीने बाद विधानसभा चुनाव के लिए तैयार उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में गुरुवार को ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन की नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें 15 से ज़्यादा जिलों में गोली चलने पर बम चलने और मारपीट की हिंसक घटनाएं सामने आई। आरोप है पुलिस ज़्यादातर जगहों पर कार्रवाई कम करती दिखी और मुकद्दरसक बनी अधिक नजर आई है और दरअसल दुनिया में लोकतंत्र के पैमाने पर 167 देशों के बीच 53वें नंबर पर खड़े हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजनीतिक प्रदेश उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख की चुनावी प्रतिक्रिया में गोली चलती है, बम फूटते हैं। वर्चस्व की ऐसी जंग जहां सीतापुर में पुलिस की मौजूदगी में 2 पक्ष के समर्थकों के बीच पहले झड़प होती है और नजर आई फिर गोली चली जाती है और सीतापुर में पुलिस थोड़ा हिम्मत दिखाकर लाठी चलाया, तब तक इतनी गोली और बम चलने लगे कि पुलिस वालों की अपनी जान बचानी पड़ गई। आपको बता दें कि ये काफ़ी चर्चा का विषय है। नामांकन के दौरान ऐसी हिंसक घटनाएं हुई हैं। सबसे बड़े राज्य यूपी उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जहां कहा जाता है कि यूपी उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री करने की बात भी कही जाती है और ऐसे में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो कि एक राजनीतिक और चुनाव के टाइम ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जहां जैसी गोलियां, बम जैसी चीज़ें चलाई जाती हैं और पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है। लालू यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर तेज प्रताप चर्चा में हैं और इस बार वो इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने अगरबत्ती का कारोबार शुरू किया है। उन्होंने अपना कारोबार LR यानी लालू राबड़ी राधा कृष्ण नाम से शुरू किया है। इसमें LR का मतलब लार्जेस्ट रीच है। बताया जा रहा है कि इसमें किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसे मंदिर में चढ़ने वाले फूल से बनाया गया है। तेज प्रताप की माने तो ऐसी अगरबत्ती उन्होंने मथुरा वृंदावन में खरीदी थी। दिल्ली के एक दोस्त की अगरबत्ती फैक्ट्री में बनते देखी तो उससे प्रभावित होकर पटना में आयुर्वेदिक अगरबत्ती बनाने की फैसला लिया। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने यह नया कारोबार शुरू किया है। उन्होंने यह अगरबत्ती बनाने का एक नया कारोबार शुरू किया है। LR यानी लालू राबड़ी राधा कृष्ण ने ये कारोबार शुरू किया है और उन्होंने ये अगरबत्ती मतलब शुद्ध अगरबत्ती जो कि मंदिरों में जो फूल चढ़ाए जाते हैं उससे ये अगरबत्ती का कार्य शुरू किया है और एक नया
अध्याय दिखाया है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनावों को लेकर हलचल तेज है। गुरुवार को नामांकन के दौरान कई जगह हिंसा और झड़प की घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस बीच लखीमपुर खीरी जिले में पंसकावा ब्लॉक को सपा प्रत्याशी रितु सिंह ने सत्ता पक्ष के लोगों पर आरोप लगाया है कि जब वे नामांकन पत्र दाखिल करने जा रही थी तो रास्ते में मौजूद मोहम्मदी क्षेत्र से बीजेपी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रस्तावक अनीता यादव के साथ मारपीट की और उनके कपड़े तक फाड़ दिए और साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करते समय उनका नामांकन पत्र छीनकर फाड़ दिया गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी निराशा साधा है। उन्होंने कहा है कि ये काफ़ी चिंताजनक बात है और उन्होंने निशाना साधते हुए उन्होंने भूखे योगी के गुंडे कहते हुए सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो पोस्ट भी कर दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने इस बात पर निराशा जताई है और अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सीधा निशाना साधा है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल और गुजरात में कोरोना के गंभीर स्वरूपों पर पता चला है जो कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बीच लोगों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी है और दरअसल देश भर के 174 जिलों में कोरोना के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा स्वरूप की मौजूदगी का पता चला है। कोरोना के इन नए स्वरूपों की वजह से एक बार फिर कोरोना की तेजी से संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है। यही नहीं, ये नए स्वरूप टीके की खुराक ले चुके हैं, लोगों को भी अपनी चपेट में ले रहे हैं। बता दें कि अभी तक कोरोना वायरस के 120 से भी अधिक म्यूटेशन की पहचान भारत में हुई है, लेकिन इनमें से अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा स्वरूप ने सबसे अधिक असर दिखाया है। इसके बाद डेल्टा प्लस स्वरूप भी तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि ये कोरोना का बहुत ही खतरा बताया जा रहा है। 174 जिले में कोरोना के नए घातक वेरिएंट अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा जैसे वेरिएंट सामने आ रहे हैं जो कि काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का भी कहना है कि ये वेरिएंट काफ़ी घातक हो सकते हैं और लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद ज़रूरी बताया है। भले ही लॉकडाउन और को हटा दिया हो और अनलॉक की प्रतिक्रिया शुरू हो गई हो, लेकिन हमें कोरोना की गाइडलाइंस का पालन बेहद ज़रूरी है और इसका पालन करना भी बहुत ज़रूरी बताया गया है, क्योंकि ये वेरिएंट काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं और इनकी बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि ये कोरोना के स्वरूप, ये नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं जो कि काफ़ी खतरा पैदा कर सकते हैं। यही नहीं, ये स्वरूप टीके की खुराक ले चुके लोगों को भी अपनी चपेट में ले रहे हैं। आपको बता दें कि जो कोरोना का टीका ले चुके हैं उनको भी ये वेरिएंट हो सकता है, ये बीमारी हो सकती है। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा जैसी बीमारियां लोगों को हो सकती हैं। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी किए हैं कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद ज़रूरी बताया है। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन जल्द ही देश में सरकारी टीकाकरण स्थलों पर मुफ्त में उपलब्ध होने वाली है और तीसरी कोविड वैक्सीन बन जाएगी। जानकारी के अनुसार देश राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा कहा है कि देश में अभी स्पुतनिक वी केवल प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध है। आपूर्ति के आधार पर हम इसे जल्द ही अपने निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि आपको बता दें कि स्पुतनिक वी वैक्सीन -18 डिग्री सेल्सियस के स्टोरेज तापमान की आवश्यकता होती है। अरोड़ा ने कहा है कि पोलियो के टीके की संरक्षित करने वाली कोल्ड चेन सुविधाओं का उपयोग स्पुतनिक वी को स्टोर करने के लिए किया जाएगा, जिससे वैक्सीन देश के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच जाएगी। और अरोड़ा ने कहा है कि कुछ क्षेत्रों में चल रहे पोलियो अभियान के कारण कोविड टीकाकरण में थोड़ी कमी देखी जा सकती है और स्पुतनिक वी वैक्सीन जल्द ही सभी संस्थानों और आसपास के कोविड सेंटर पर पहुंचाई दी जाएगी। आपको बता दें कि इससे
मजदूर और सभी लोग ये वैक्सीन लगवा सकेंगे। और अभी फ़िलहाल ये वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी जगहों पर उपलब्ध है, लेकिन इसकी कीमत काफ़ी बताई जा रही है, जो कि आम आदमी को महंगा पड़ेगा। और इसके लेके स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बताया है कि ये वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच जारी विवाद का आज नया अपडेट सामने आया है। ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट में नए आईटी नियमों को लेकर एक हलफनामा साझा किया है, जिसमें कंपनियों का कहना है कि भारत में रेसिडेंट ग्रेवियंस रेडिशियल अफसर की नियुक्ति में 8 हफ्ते का वक्त लग सकता है। साथ ही ट्विटर की जानकारी है कि अपनी द्वारा भारत में ऑफिस स्थापित करने की प्रतिक्रिया जारी है, जो इस मसले पर मेल जोल करना का मांग करेगा। इसी दफ्तर में भारत में नए आईटी नियमों के तहत अभी काम किए जाएंगे। और ट्विटर द्वारा बताया जा रहा है कि भारत में इंटरिम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति कर दी गई है। इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय को भी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली एचसी के ट्विटर का यह हलफनामा है और नए आईटी नियमों को लेकर यह जवाब दिया गया है। अधिकारियों की नियुक्ति को लगेगा वक्त, क्योंकि ट्विटर ने अपना सारा डेटा और नए प्राइवेसी स्टार्ट कर दिए हैं और इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब भी मांगा है। उन्होंने कहा है कि ट्विटर ऐसे अपनी मनमानी नहीं कर सकता है और वह जो भी प्राइवेसी स्टार्ट करने वाला है, इस बारे में लोगों को जानकारी देना बहुत ज़रूरी बताया है। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए नेशन फर्स्ट। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और 87 साल की उम्र में उन्होंने शिमला के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली है। आपको बता दें कि आईजीएमसी शिमला में चल रहा था इलाज और करीबन 2 बार उन्होंने कोरोना को भी मात दी है और करीब 2 दिन से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें इंदिरा गांधी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहाँ उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। आपको बता दें कि इससे पहले उन्हें 2 बार कोरोना को भी मात दी है, जिसके बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया, लेकिन उन्होंने 87 साल की उम्र में अपना सांस ले ली। कुलगाम में 2 आतंकियों को ढेर करने के साथ ही पिछले 24 घंटों में कुल मिलाकर 5 दहशतगर्दों को खत्म कर दिया जा चुका है। जानकारी के अनुसार दक्षिण कश्मीर में बुधवार की देर रात मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसके बाद 2 आतंकी घिरे होने की सूचना मिली थी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया था। सूत्रों ने बताया कि पुलवामा में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान एक मकान में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। एसओपी अनुसार पहले सुरक्षा बलों को आतंकियों को मौका दिया गया, इसके बाद आतंकियों ने समर्पण करने के बजाय फायरिंग जारी रखी। जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों ओर से देर रात तक फायरिंग